सोचिए अगर हमारे सामने एक तरफ 25 करोड़ रुपए नगद भरा हुआ एक ब्रीफ केस रखा हो और दूसरी तरफ सिर्फ 1 रुपए का छोटा सा सिक्का। 1 रुपए का सिक्का। हाँ, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये 1 रुपए का सिक्का अगले 31 दिनों तक हर रोज दुगना होता रहेगा। तो हमारी पहली वृत्ति या इंस्टिंक्ट क्या होगी? देखिए, अगर मैं सच कहूं तो ज्यादातर लोग बिना सोचे तुरंत वो 25 करोड़ का ब्रीफकेस उठाएंगे और खुशी खुशी निकल जाएंगे। सही बात है, मतलब इतना बड़ा अमाउंट सामने हो तो कौन वेट करेगा, है ना? लेकिन क्या लोगों को इस बात का अंदाजा है कि ऐसा करके उन्होंने लगभग 80 करोड़ रुपए ठुकरा दिए? अरे बाप रे, 80 करोड़! बिल्कुल, यही है हमारे दिमाग की सबसे बड़ी उलझन और हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य विषय। दिमाग की सुलझन को ना साइकोलॉजी में हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग कहते हैं। हाँ। मतलब हमारा दिमाग हजारों साल पहले के हिसाब से वायर्ड है। अच्छा, वो कैसे? जैसे आदि मानव के दौर में अगर सामने खाना दिखे तो तुरंत खा लो, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा ही नहीं था। आज हालांकि हमारी दुनिया पूरी तरह बदल गई है, पर हमारी वो पुरानी सोच वही है। हाँ, हम आज भी हर परेशानी का तुरंत हल चाहते हैं, जिसे हम आज के दौर की माइक्रोवेव मेंटालिटी कह सकते हैं। बटन दबाओ और 2 मिनट में नतीजा हाजिर। एग्जैक्टली। चाहे वो 30 दिन में पतला होना हो या एक रात में शेयर मार्केट से अमीर बनना हो। तो आज हम जिस सोर्स को खंगालने वाले हैं वो इस माइक्रोवेव मेंटालिटी का सबसे बड़ा तोड़ है। और वो सोर्स क्या है? हम बात कर रहे हैं डैरेन हार्डी की बेहद मशहूर किताब द कंपाउंड इफेक्ट की। हमने इसके ऑडियो बुक्स और कुछ बहुत ही गहरे एनालिसिस को एक जगह जमा किया है। ये बहुत जरूरी डीप डाइव होने वाला है। ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन का लिटरली ओवरलोड है। हाँ यार, हर तरफ कोई ना कोई नया शॉर्टकट, नया हैक या कोई जादुई गोली बेच रहा है। सही कहा। ये किताब हमें याद दिलाती है कि लाइफ के मूल सिद्धांत बदले नहीं हैं। सच्ची और लंबी सफलता कभी भी इन शॉर्टकट से नहीं मिलती। तो फिर मिलती कैसे है? वो वक्त, धैर्य और एक विशेष प्रकार के गणित पर निर्भर करती है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते। आखिर ये कंपाउंड इफेक्ट धरातल पर काम कैसे करता है? अभी जो मैंने वो 1 रुपए के सिक्के का उदाहरण दिया था ना, हाँ, वो 31 दिन तक दुगना होने वाला। हाँ, वही। अगर उसके गणित को ध्यान से देखा जाए तो चित्र काफी रोचक हो जाता है। पहले कुछ दिनों तक तो वो सिक्का कुछ खास बढ़ता ही नहीं है। दिमाग को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। 5वें दिन वो शायद 16 रुपए बनता है और 20वें दिन तक आते आते भी वो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास ही पहुंचता है। और तब तक वो 25 करोड़ का ब्रीफकेस लेने वाला शख्स अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है उसने कितना स्मार्ट फैसला लिया। सही पकड़ा आपने। पर असली जादू ना आखिरी हफ्तों में शुरू होता है। यही सबसे फैसिनेटिंग बात है। 31वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वो छोटा सा 1 रुपए का सिक्का दुगना होते होते 107 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाता है। 107 करोड़, मतलब ये 25 करोड़ से 4 गुना ज्यादा है। पर देखिए, यहाँ जो समझने वाली बात है वो सिर्फ पैसों की नहीं है। दिमाग इस पेशेंस को इसलिए नहीं रख पाता क्योंकि हमें लगता है कि शुरुआती दिनों में जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो सारी मेहनत बेकार जा रही है। इसे रियल लाइफ में समझने के लिए ना किताब में 3 दोस्तों की बड़ी ही सटीक कहानी दी गई है, स्कॉट, ब्रैड और लैरी। ओ हाँ, ये मेरी फेवरेट कहानी है इस किताब से। तीनों की आमदनी, उम्र और हालात लगभग एक जैसे हैं, है ना? बिल्कुल। तो लारी तय करता है कि वो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देगा, कोई नया बदलाव नहीं लाएगा, एकदम सेफ खेलेगा। हाँ, और स्कॉट ने 2 बहुत ही छोटे बदलाव किए। उसने रोजाना अपनी डाइट से सिर्फ 125 कैलोरीज कम की और रोजाना किसी अच्छी किताब के बस 10 पेज पढ़ने शुरू किए। और तीसरा दोस्त ब्रैड। वहीं दूसरी तरफ ब्रैड ने अपनी जिंदगी में थोड़ा और मजा जोड़ने की सोची। उसने रोजाना थोड़ी ज्यादा कैलोरीज, जैसे 1 मफिन खानी शुरू कर दी। बस 1 मफिन, ये तो बहुत छोटा बदलाव है। शुरू के 5 या 10 महीने तक इन तीनों में सच में कोई फर्क नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। और यही वो समय होता है जहाँ ज्यादातर लोग अपने नए रेजोल्यूशन छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है फर्क तो पड़ नहीं रहा है। एकदम सही। पर 31 महीने बीतने के बाद चित्र पूरी तरह बदल गया। इन 31 महीनों में ब्रैड ने वही छोटी छोटी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाकर लगभग 33.5 पाउंड वजन बढ़ा लिया था। बाप रे, सिर्फ 1 मफिन से इतना वजन बढ़ गया? हाँ, और स्कॉट, जिसने रोज सिर्फ 125 कैलोरीज कम की थी, उसने 33.5 पाउंड वजन कम कर लिया था। तो दोनों के वजन में लगभग 67 पाउंड का विशाल फर्क आ गया था। 67 पाउंड। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो सिर्फ वजन नहीं है, बल्कि इसका रिपल इफेक्ट है, यानी तरंगों की तरह फैलने वाला असर। रिपल इफेक्ट,
इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो समझ आएगा कि ब्रैड की वो एक एक्स्ट्रा मफिन सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं थी। तो फिर वो क्या थी? उस मफिन से उसके खून में शुगर का लेवल अचानक बढ़ता और फिर गिरता था, जिससे उसे थकान महसूस होती थी। ओह, शुगर क्रैश की वजह से। बिल्कुल, थकान की वजह से उसने शाम को घूमना बंद कर दिया। शारीरिक श्रम कम होने से उसकी नींद खराब होने लगी। और नींद खराब होने की वजह से वो अगले दिन चिड़चिड़ा रहने लगा होगा, है ना? सही बात है, जिससे उसका काम पर असर पड़ा और उसकी शादीशुदा जिंदगी में भी दूरियां आने लगी। एक छोटी सी आदत ने उसके जीवन के हर हिस्से को बिगाड़ दिया। वहीं स्कॉट लगातार पढ़ने और हेल्दी रहने की वजह से काम में तरक्की पा चुका था और उसका रिलेशनशिप भी और मजबूत हो गया था। और यहीं आकर हमारी माइक्रोवेव मेंटालिटी हमें धोखा देती है। देखिए, लोग 8 दिन बाद जॉगिंग करना इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनमें दौड़ने की क्षमता नहीं होती। तो फिर किस लिए छोड़ते हैं? वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि 8 दिन बाद जब वो आईने में देखते हैं ना, तो वजन उतना ही दिखता है। यह बिल्कुल एक फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा है। एफडी जैसा? कैसे? जब हम बैंक में पैसे डालते हैं तो हम रोज सुबह उठकर बैंक बैलेंस नहीं चेक करते कि हम अमीर हुए या नहीं। हम उस गणित पर भरोसा करते हैं, पर जब बात हमारी आदतों की आती है तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के उस गणित पर भरोसा खोने लगते हैं। वाह, क्या एनालॉजी है! सही कहा ना? बिल्कुल, ये एकदम बीज बोने जैसा है यार। जमीन में बीज डालने के बाद मिट्टी के ऊपर कुछ दिनों तक कुछ नहीं दिखता। जमीन के अंदर जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, पर क्योंकि वो अदृश्य होती हैं, लोग पानी देना ही छोड़ देते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि उन 3 दोस्तों की कहानी में फर्क किस्मत का नहीं था, बल्कि उनके छोटे चुनावों का था, चॉइसेस का था। हाँ, और यहाँ समझना जरूरी है कि हमारे फैसले हमारी जिंदगी की दिशा कैसे तय करते हैं। एक बड़ा ही रोचक तथ्य हमारे सामने आता है। जिंदगी में हाथी नहीं, मच्छर काटते हैं। हाथी नहीं काटते, मच्छर काटते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई एक अचानक की गई बड़ी गलती हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितनी वो छोटी छोटी लगातार अनजाने में की गई गलतियां करती हैं। जैसे मच्छर के काटने का असर धीरे धीरे पता चलता है। समझ गया। हम अपनी जिंदगी में कई बार स्लीप वॉक करते हैं, यानी बिना सोचे समझे बस आदत के हिसाब से चॉइसेस बनाते रहते हैं। एकदम सही। और इन चुनावों का सीधा नतीजा हमारी जिम्मेदारी पर आकर टिकता है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो लोग अक्सर उसमें 50-50 की जिम्मेदारी की बात करते हैं। हम किसी को खुद का फायदा उठाने की खुली छूट दे रहे हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही लगता है। अगर हम 100% जिम्मेदारी लें और सामने वाले से 0 उम्मीद रखें, तो क्या हम एक डोरमैट नहीं बन जाएंगे? ये तो बड़ा वन साइडेड और शोषण जैसा लगता है। बड़ी ही लाजमी सी आशंका है ये। पर इस 100-0 का मतलब दूसरों की गलतियों को सहना या अपना आत्मसम्मान खोना नहीं है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दे रहे। जब हम कहते हैं कि रिश्ता 50-50 है, तो हम आधी ताकत सामने वाले को दे देते हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि जब वो अपना हिस्सा पूरा करेगा तब मैं खुश होऊंगा। एग्जैक्टली। 100-0 का अर्थ है कि मेरी प्रतिक्रिया, मेरा व्यवहार और मेरा नजरिया पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण एक थैंक्सगिविंग जर्नल की कहानी है। ओह, वो जर्नल वाली कहानी जहाँ एक व्यक्ति की अपनी पत्नी से बहुत अनबन रहती थी, है ना? वो हर वक्त उसकी कमियां निकालता था। हाँ, वही कहानी। फिर उसने तय किया कि वो पूरे 1 साल तक हर रोज एक डायरी में अपनी पत्नी की कोई एक अच्छी आदत या उसका कोई अच्छा काम लिखेगा। और 1 साल बाद क्या हुआ? 1 साल बाद जब उसने वो डायरी अपने पत्नी को थैंक्सगिविंग पर तोहफे में दी, तो उनका पूरा रिश्ता बदल चुका था। और वो भी बिना उसकी पत्नी से एक भी शब्द कहे या उसे बदलने की कोशिश किए। ये तो चमत्कार जैसा लगता है, पर इसके पीछे का लॉजिक बड़ा क्लियर है, क्योंकि डायरी लिखने की वजह से उस व्यक्ति का खुद का लोकस ऑफ कंट्रोल शिफ्ट हो चुका था। सही बात है। वो अब कमियां ढूंढने के बजाय अच्छाइयां ढूंढने लगा था। उसके इस 100% जिम्मेदारी वाले नजरिए ने उसके अपने बर्ताव को इतना बदला कि उसका असर अपने आप पत्नी पर हुआ। और देखिए, यही 100% जिम्मेदारी हमारे फाइनेंशियल चुनावों पर भी लागू होती है। बिल्कुल। अगर हम एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाएं तो उन अनजाने में होने वाले खर्चों को पकड़ सकते हैं। इसको एक छोटे से खर्च से समझते हैं। अगर कोई रोज $4 की कॉफी पीता है, जो कि लगभग 300 रुपए के बराबर है। सुनने में ये रकम बहुत छोटी लगती है ना? हाँ, पर अगर हम उस रोज के खर्च को 20 साल के लिए ट्रैक करें
और उस पर मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब लगाएं, तो वो $4 की कॉफी आगे चलकर $51,000 से ज्यादा की लागत बन जाती है। $51,000। ये छोटी सी मस्कीटो जैसी आदत कंपाउंड होकर एक लग्जरी कार की कीमत वसूल लेती है। वाह, ये चीज हमें इस चर्चा के सबसे गहन सवाल पर ले आती है। लोग अक्सर ऐसी छोटी आदतों से होने वाले नुकसान का दोष किस्मत पर डाल देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है वाला रोना। पर किस्मत शून्य में पैदा नहीं होती। किस्मत का अपना एक ठोस फॉर्मूला है यार। क्या फॉर्मूला है वो? तैयारी यानी प्रिपरेशन, जिसमें हम अपनी स्किल्स बढ़ाते हैं, प्लस नजरिया, जिसे हम मौकों को पहचान पाते हैं, प्लस अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, जो जिंदगी लगभग सबको किसी न किसी रूप में देती ही है। और आखिर में है कदम उठाना यानी एक्शन। अगर शुरुआती तैयारी और नजरिया नहीं है तो मौका आकर चला जाएगा और हमें लगेगा कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि 100% जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को गिल्टी फील कराना या कोसना नहीं है, बल्कि ये खुद को ताकतवर बनाना है। एग्जैक्टली। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी वर्तमान हालत मेरे पुराने चुनावों का नतीजा है, तब हमें ये ताकत मिल जाती है कि मैं आज नए चुनाव करके अपने आने वाले कल को बदल सकती हूँ। और जब हम भी इन चुनावों को लगातार मानते हैं तो वो हमारी आदतों में तब्दील हो जाते हैं, हैबिट्स बन जाते हैं। आदतें हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज में इतनी गहरी छाप छोड़ती हैं कि हमें उनका एहसास तक नहीं होता। इसे समझने के लिए एक ओक ट्री की एनालॉजी दी गई है। हाँ, बालूद के पेड़ की। हाँ, अगर एक छोटा सा पौधा जमीन से बाहर आ रहा हो तो उसे 2 उंगलियों से उखाड़ना बहुत आसान है, पर वही पौधा अगर 20 साल तक बड़ा होकर एक विशाल ओक ट्री बन जाए तो उसकी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो जाती हैं कि उसे किसी आम तरीके से उखाड़ना नामुमकिन हो जाता है। पुरानी आदतों को उखाड़ना बिल्कुल इतना ही मुश्किल होता है। और अच्छी आदतें अगर लगातार पाली जाएं तो उनका नतीजा क्या होता है, ये हम बास्केटबॉल लेजेंड लैरी बर्ड की कहानी से सीख सकते हैं। लैरी बर्ड? हाँ जी। उनकी क्या कहानी है? उनके बारे में खेल जगत में सब जानते थे कि उनके पास बाकी खिलाड़ियों जैसा नेचुरल एथलेटिक टैलेंट या स्पीड नहीं थी। वो कोई नेचुरली गिफ्टेड एथलीट नहीं थे। फिर वो इतने महान खिलाड़ी कैसे बने? क्योंकि उन्होंने एक आदत डाली, रोज सुबह स्कूल जाने से पहले 500 फ्री थ्रोज की प्रैक्टिस करना। इस एक आदत ने उनकी कमजोरियों को दाखिल खारिज कर दिया। 500 फ्री थ्रोज रोज, वाह। पर यहाँ फिर एक सवाल दिमाग में आता है, अगर आदत बनाना इतना ही फायदेमंद है तो लोग अच्छी आदतें मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? क्या इसकी वजह सिर्फ वीक विल पावर यानी इच्छा शक्ति की कमी है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि सारा खेल विल पावर का है, पर साइकोलॉजी इसे ईगो डिप्लीशन कहती है। ईगो डिप्लीशन मतलब पर खत्म हो जाती है। ये एक भूखे भालू को रुमाल से ढकने जैसा है। भूखे भालू को रुमाल से? हाँ, कुछ देर तक तो ठीक है, पर भूखा भालू आखिर में रुमाल फाड़कर बाहर आ ही जाएगा। यहाँ काम आती है वाई पावर, यानी आपके अंदर का क्यों कितना मजबूत है। ओ, दिमाग की बत्ती जली। अब जब आप पूरी तरह थक चुके होते हैं तब सिर्फ आपका वाई ही आपसे आगे मेहनत करवाता है। बिल्कुल, और जरूरी नहीं कि यह हमेशा एक पॉजिटिव खुशी का ही कारण हो। हाँ, कई बार गुस्सा या अपमान सबसे बड़ा ईंधन बन जाता है, जैसे अमेरिकन फुटबॉल कोच पीट कैरोल और मशहूर अभिनेता एंटनी हॉपकिंस ने किया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने बचपन के अपमान, गुस्से और सोसाइटी द्वारा प्रॉब्लम चाइल्ड का ठप्पा लगने के दर्द को अपना ईंधन बनाया, फ्यूल बनाया। हाँ। उन्होंने अपने आलोचकों को गलत साबित करने के लिए अपनी वाई पावर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे किताब में फाइंडिंग योर फाइट कहा गया है, अपनी लड़ाई ढूंढना। एग्जैक्टली। और जब आप अपना वाई ढूंढ लेते हैं तब लक्ष्य तय करना अगला कदम होता है। पर लक्ष्य पाने का तरीका ज्यादातर लोगों का उल्टा होता है। वो कैसे? वो पूछते हैं, मुझे ये लक्ष्य पाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, जबकि डैरेन हॉडी इस धारणा को पूरी तरह उलट देते हैं। वो कहते हैं कि सवाल ये होना चाहिए कि मुझे कैसा इंसान बनना पड़ेगा। ये सच में बहुत प्रोफाउंड है, मुझे कैसा इंसान बनना पड़ेगा। उन्होंने इसके लिए अपनी ही जिंदगी का बहुत मजेदार उदाहरण दिया ना। हाँ, जब उन्हें लगने लगा कि अब उन्हें अपना जीवन साथी ढूंढना चाहिए तो उन्होंने 40 पेज की एक लंबी और बारीक लिस्ट बनाई कि उनकी पत्नी में क्या क्या गुण होने चाहिए। 40 पेज की लिस्ट? बाप रे। हाँ यार, पर अचानक उनके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसी बेहतरीन और गुणवान लड़की मेरे जैसे इंसान को क्यों चुनेगी? ऐसी लड़की को आकर्षित करने के लिए आखिर मुझे कैसा बनना पड़ेगा? वाह, उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने सामने वाले को ढूंढने के बजाय
खुद को उस काबिल बनाने पर काम किया। इस पर मैं एक छोटी सी एनालॉजी जोड़ना चाहूंगी। सफलता किसी खूबसूरत तितली को जल्दी जल्दी भागकर पकड़ने जैसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अगर हम तितली के पीछे भागेंगे तो वो हमेशा दूर उड़ जाएगी। सफलता तो एक ऐसा बाग यानी गार्डन बनाने जैसा है जहाँ फूलों की महक इतनी हो कि तितलियां खुद आकर बैठें। हमें खुद को वो बाग बनाना पड़ता है। क्या ही बेहद खूबसूरत तरीके से समझाया है आपने। और जब हम वो बाग बनाते हैं यानी लगातार अच्छी आदतें पालते हैं तो एक अदृश्य और विशाल ताकत हमसे जुड़ जाती है, जिससे किताब में बिग मो कहा गया है, मोमेंटम। हाँ, बिग मो। पर इस बिग मो को बनाए रखने के लिए एक और चीज की सख्त जरूरत होती है और वो है रूटीन्स यानी दिनचर्या। मोमेंटम को शुरू करना बिल्कुल एक रॉकेट शिप की तरह होता है। रॉकेट शिप, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जब एक स्पेस शटल उड़ान भरता है तो जमीन के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को तोड़ने में ही उसका सबसे ज्यादा फ्यूल शुरुआती कुछ मिनटों में खर्च हो जाता है। सही बात है, शुरुआती पुश सबसे मुश्किल होता है। पर एक बार जब वो ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो वो बिना ज्यादा ऊर्जा लगाए आराम से तैरता है। हमारी पुरानी आदतें उसी ग्रेविटी की तरह हैं जिन्हें तोड़ने में शुरुआती ताकत सबसे ज्यादा लगती है। और इस मोमेंटम को लगातार चलाने के लिए किताब एक हैंड पंप का उदाहरण भी देती है। शुरू में हम पंप किए जाते हैं, ताकत लगाते हैं और पानी नहीं निकलता। उस वक्त बहुत लोग हार मान लेते हैं। हाँ, अगर हम थक कर रुक गए तो जो थोड़ा पानी जमीन से ऊपर आया भी था वो वापस नीचे चला जाता है। लेकिन अगर हम लगातार पंप करते रहें बिना रुके तो पानी तेजी से बाहर आने लगता है। यहाँ कंसिस्टेंसी यानी लगातार लगे रहने की अहमियत समझ आती है। माइकल फेल्प्स का उदाहरण यहाँ बहुत फिट बैठता है। ओह, स्विमिंग चैंपियन, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 12 साल तक लगातार रोज प्रैक्टिस की। उनके कोच ने उन्हें इन 12 सालों में सिर्फ एक बार छुट्टी दी थी, वो भी मिडिल स्कूल के एक डांस प्रोग्राम के लिए। सिर्फ एक छुट्टी 12 साल में? हाँ, 12 साल बिना किसी ब्रेक के पानी में उतरना, ये है बिग मो को जिंदा रखना। वाह, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक उलझन होती है। अगर हम अपना हर मिनट इस तरह स्ट्रिक्ट रूटीन में बांध लें तो क्या होगा? कब उठना है, क्या सोचना है, कब खाना है, तो क्या हम इंसान से एक बोरिंग मशीन नहीं बन जाएंगे? जिंदगी का वो स्पॉन्टेनिटी या अचानक होने वाला मजा तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना? ऊपर से देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि रूटीन्स हमारी आजादी छीन रहे हैं, पर अगर इसके पीछे के विज्ञान को समझें तो ये हमें और ज्यादा आजादी और क्रिएटिव एनर्जी देते हैं। वो कैसे? जैसा हमने थोड़ी देर पहले ईगो डिप्लीशन की बात की ना, हमारे दिमाग की फैसला लेने की ताकत वाकई एक बैटरी की तरह होती है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। अच्छा, डिसीजन फटीग। अगर हम सुबह उठकर इस चिंता में आधी बैटरी खर्च कर देंगे कि क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, या पहले ईमेल चेक करूं या न्यूज़पेपर पढूं, तो जब तक दिन के सबसे जरूरी और क्रिएटिव फैसले लेने का वक्त आएगा, हमारा दिमाग थक चुका होगा। एकदम सही। रूटीन्स इन छोटी और रोजमर्रा की बातों को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं ताकि हमारी मानसिक ऊर्जा नए आइडियाज के लिए आजाद और तरोताजा रहे। आज दिमाग के सारे तार जुड़ रहे हैं यार। और इस बैटरी को चार्ज रखने के लिए बुक एंडिंग द डे का तरीका बताया गया है, यानी अपने दिन की शुरुआत और अंत को एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन में बांधना। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। दिन के बीच में भले ही उथल पुथल हो जाए, मीटिंग लंबी चल जाए, पर अगर हमारी सुबह और शाम हमारे कंट्रोल में है तो हम कभी ट्रैक से नहीं भटकेंगे। इसमें सुबह का वो 8 मिनट स्नूज बटन रूटीन बहुत प्रैक्टिकल लगा मुझे। हाँ, जब अलार्म बजता है तो आमतौर पर लोग स्नूज दबाकर वापस सो जाते हैं, पर इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वो 3 हिस्से क्या हैं? पहले कुछ मिनट में ग्रैटिट्यूड फील करना यानी शुक्रिया अदा करना, फिर किसी अपने को दिमाग में प्यार भेजना, और आखिर में दिन के टॉप 3 गोल्स तय करना। ये तो बहुत ही बढ़िया तरीका है दिन शुरू करने का। लेकिन यहाँ एक नई समस्या आती है। अगर रूटीन्स हमारे दिमाग को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं तो उस ऑटो पायलट का सॉफ्टवेयर कौन लिख रहा है? बढ़िया सवाल है। ये सॉफ्टवेयर लिखता है हमारा माहौल, हमारे बाहरी प्रभाव यानी इन्फ्लुएंसेस। एकदम ठीक। मोमेंटम बहुत नाजुक चीज है, इसे बाहरी प्रभावों से बचाना बहुत जरूरी है। गार्बेज इन गार्बेज आउट का पुराना कंप्यूटर सिद्धांत हमारे दिमाग पर पूरी तरह लागू होता है। गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। हाँ, अगर हमारा दिमाग एक साफ और खाली ग्लास जैसा है और हम उसमें कचरा डालेंगे, जैसे लगातार नेगेटिव न्यूज, फालतू की गॉसिप या डराने वाले सोशल मीडिया ट्रेंड्स, तो हमारे व्यवहार और कामों से वही कचरा बाहर आएगा। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही असरदार और प्रैक्टिकल हल ये है कि हम अपने खाली समय, जैसे गाड़ी चलाते वक्त, को सीखने का माध्यम बनाएं। हाँ,
ड्राइव टाइम यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली एक इंसान साल के लगभग 300 घंटे ट्रैफिक या सफर में बिताता है। अगर उस वक्त में ऑडियो बुक्स या अच्छे पॉडकास्ट सुने जाएं, तो हम चलते फिरते अपने गाड़ी को एक यूनिवर्सिटी में तब्दील कर सकते हैं। और रोज कुछ नया सीख सकते हैं। और देखिए, दिमाग में क्या जा रहा है, इसका एक बड़ा हिस्सा इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किन लोगों के आसपास उठते बैठते हैं। सही बात है, संगति का असर तो होता ही है। इस विषय पर मशहूर विचारक जिम रॉन का हवाला सदियों से चला आ रहा है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। वो टॉप 5 लोग हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। हाँ, हमारी आमदनी, हमारा नजरिया, यहाँ तक कि हमारा वजन, सब कुछ उन 5 लोगों जैसा ही हो जाता है। इसीलिए हमें अपनी एसोसिएशंस यानी संगति को 3 हिस्सों में बांटकर मैनेज करना चाहिए। 3 हिस्से? वो क्या है? पहला डिसएसोसिएशंस, दूसरा लिमिटेड एसोसिएशंस और तीसरा एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। पर एक बात बताइए, ये पेपर पर सुनने में जितना आसान लगता है, रियल लाइफ में उतना है नहीं। डिसएसोसिएशन यानी किसी पुराने बचपन के दोस्त से या किसी रिश्तेदार से अचानक दूर हो जाना क्योंकि वो नेगेटिव है, ये प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल और खेदजनक होता है यार। मैं पूरी तरह समझ रहा हूँ। हम किसी के मुंह पर तो नहीं कह सकते ना कि भाई आप नेगेटिव हैं, मैं आपसे नहीं मिलूंगी। ये आम जीवन की सबसे बड़ी कश्मकश है। इसीलिए किताब में लिमिटेड एसोसिएशंस का जिक्र है। आपको हर किसी को जिंदगी से पूरी तरह निकालने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? जो दोस्त नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनके साथ बिताए जाने वाले वक्त की सीमा तय कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। जो 3 घंटे की मीटिंग थी, उसे 20 मिनट की कॉफी तक ले आइए। ओह, स्मार्ट मूव। और वहीं एक्सपैंडेड एसोसिएशंस पर ध्यान दीजिए। उन लोगों के साथ अपना वक्त बढ़ाइए जो आपसे बेहतर हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। एक पीक परफॉर्मेंस पार्टनर बनाना जो आपसे हर हफ्ते कठिन सवाल पूछे, एक गेम चेंजर साबित होता है। और जब हम अपनी संगति ठीक कर लेते हैं, अपने दिमाग को सही खुराक देते हैं, तब हम उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां असली जादू होता है। वो मुकाम जहां हिम्मत जवाब दी जाती है। हाँ, जहां लगता है कि दिमाग और शरीर की बैटरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी में कहें तो ये हमारी पुरानी आदत और क्षमता की आखिरी सीमा यानी लिमिट होती है। जब ज्यादातर लोग थक कर रुक जाते हैं, तब जो आगे बढ़ता है वही रिकॉर्ड तोड़ता है। इसे एक्सेलरेशन यानी तेजी लाना कहते हैं। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने वेट ट्रेनिंग के दौरान इसका सबसे जोरदार उदाहरण दिया था। आर्नल्ड का? कैसे? अगर उन्हें किसी एक्सरसाइज के 12 रेप्स करने थे और उन्होंने 12 कर लिए, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी तय क्षमता पूरी की। नॉर्मल रूटीन पूरा किया। पर 12 करने के बाद जब उनके मसल्स पूरी तरह जवाब दे जाती थीं, तब दिमाग के खिलाफ जाकर लगाया गया वो 13वां या 14वां रेप, वो आखिरी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उनके नतीजों को सिर्फ जोड़ता नहीं था, बल्कि मल्टीप्लाई यानी कई गुना बढ़ा देता था। वाओ, आखिरी रेप ही असली ग्रोथ लाता है। ऐसे ही लैंस आर्मस्ट्रांग ने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में किया था। उन्होंने क्या किया था? जब पहाड़ी पर चढ़ते वक्त बाकी सबकी हिम्मत टूट चुकी थी, तब उसने अपनी आखिरी सारी ऊर्जा झोंककर सबको पीछे छोड़ दिया। हिटिंग द वॉल वाली स्टेज को पार कर लिया। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फिजिकल फिटनेस तक सीमित नहीं है ना। अपने काम, बिजनेस या रिश्तों में भी जब आप लोगों की उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा कर देते हैं, तो आप उन्हें हमेशा के लिए अपना फैन बना लेते हैं। जैसे कि हमने ओपरा विनफ्री के उस मशहूर एपिसोड में देखा था। अरे हाँ, द कार गिव अवे। उन्होंने स्टेज पर 11 लोगों को बुलाकर कार गिफ्ट की, जिन्हें वाकई उसकी सख्त जरूरत थी। पूरा ऑडियंस बहुत खुश था। सबकी उम्मीद पूरी हो चुकी थी कि एक अच्छा शो देखने को मिला। पर तभी उन्होंने ऑडियंस में बैठे हर एक शख्स को एक डब्बी दी और कहा कि किसी एक और व्यक्ति के पास इस 12वें कार की चाबी है। और जब उन सारे लोगों ने डब्बी खोली, तो सबके पास एक चाबी थी। एग्जैक्टली उन्होंने ऑडियंस में बैठे हर एक इंसान को कार दे दी थी। ये था उम्मीद की सीमा को तोड़कर उस नतीजे को मल्टीप्लाई करना। अगर मैं इस पूरी गहरी चर्चा के निचोड़ को समेटूं, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल ठोस और परखे हुए गणित जैसा है। तो समरी क्या निकलती है? सबसे पहले जिंदगी हमारे छोटे, लगभग अदृश्य चुनावों से बनती है, यानी चॉइसेस। जब हम 100% जिम्मेदारी के साथ उन चुनावों पर लगातार अमल करते हैं, यानी कंसिस्टेंसी, तो वो हमारी आदतें बन जाती हैं। और फिर सही आदतें जब वाई पावर और रूटीन्स के सहारे लंबा समय तक बनी रहती हैं, तो एक जबरदस्त मोमेंटम पैदा होता है, जिसे बिग मो कहते हैं। और आखिर में जब हम थकने के बाद भी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी सफलता को कई गुना बढ़ा लेते हैं, यानी एक्सेलरेशन। यही द कंपाउंड इफेक्ट का सार है। वाकई एक ऐसी सीख
जो किसी जादुई गोली की तलाश को खत्म करके असल मेहनत और पेशेंस की ताकत समझाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो यहाँ इस जानकारी को लेने के बाद सुनने वालों के सामने एक एक्शनेबल पॉइंट बनता है कि हम बस इस चर्चा को सुनकर भूल न जाएं। आज हम अपनी जिंदगी के किस हिस्से में उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं, उस एक छोटे कदम को आज ही उठाएं। सही बात है, आज ही एक्शन लेना होगा। लेकिन इस चर्चा को समाप्त करने से पहले क्या हमने इस सब को एक बिल्कुल अलग नजरिए से सोचा है? कैसा नजरिया? आज हमने बात की कि कंपाउंड इफेक्ट से हम अपने वजन, बैंक अकाउंट और अपनी एक जिंदगी में क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। पर क्या अल्टीमेट कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ वो है जो हम इस एक जीवन में खुद के लिए जोड़ते हैं? आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? रोजमर्रा की छोटी छोटी जीत और हार को देखकर हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अनजाने में ही अपना लेते हैं। वाओ, ये तो बहुत गहरी बात है, हमारी आने वाली पीढ़ी। हाँ, क्या हम अगली पीढ़ी को वो सिखाएंगे जो माइक्रोवेव में जल्दी से पक जाता है पर जल्दी खराब हो जाता है, या वो बीज जो सालों बाद एक आने वाली सदियों के लिए विशाल ओक ट्री बनेगा? सुनने वाले इस बारे में जरूर सोचें। वाकई ये सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव। हमारे चैनल को ऐसी ही और जिंदगी बदल देने वाली चर्चाओं के लिए जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला हिस्सा और नए डीप डाइव्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।